वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, क्लास 10th के बेसिक इस पर्टिकुलर चैप्टर को। वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने एसिड बेस और सॉल्ट नाम के इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और जिसमें हमने एसिड बेस से रिलेटेड जो डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इन सबको डिटेल में जाना। ओके, और हमने एसिड और बेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पिछले क्लास में डन कर लिया। ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नया एसिड और बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि व्हाट आर द एसिड एंड बेस इंडिकेटर और इनका रोल क्या है, एज वेल एज एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। लास्ट वीडियो में देखो, पिछले वीडियो को जाके देखना, उसमें हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया है। आज हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कौन सा है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले देखिएगा कि ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, ये एक्चुअल में होते क्या हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन द बेसिक मीडियम। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड्स जो एसिड के साथ इंटरैक्ट करके रिएक्ट करके कुछ अलग कलर दे और बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ डिफरेंट कलर दे, ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि जो सामने वाला सॉल्यूशन आप लेकर आए हो, जिसके साथ इस इंडिकेटर को आप ऐड करोगे, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप लोग देखते होंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे माउथ में, जिन लोग ड्रिंक किए रहते हैं उनके माउथ में डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो अपने आप में बच्चों क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर टाइप का ही तो एक एग्जांपल है, जो डिटेक्ट करके बताता है, इंडिकेट करके बताता है कि हाँ इस आदमी ने ड्रिंकिंग की हुई है, तो बस उस आदमी का क्या होगा, फाइन कटेगा। ठीक, चलिए अब देखना, एसिड बेस इंडिकेटर में बच्चों हम जनरली 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। फर्स्ट है रेड कैबेज जूस। ये न्यूट्रल स्टेट में प्यारे बच्चों पर्पल कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, पर्पल कलर का। बट जब ये एसिड के साथ इंटरैक्ट होगा तब ये रेड कलर का हो जाएगा, एज वेल एज पिंक कलर का। दोनों में से कोई भी एक कलर आ सकता है। ओके, और अगर ये बेस से इंटरेक्शन करता है तो याद रखना इस बार इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो कैबेज जूस के केस में न्यूट्रल स्टेट में क्या है, पर्पल, एसिड से रिएक्ट करके रेड या पिंक, और बेस से इंटरैक्ट करके ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली टर्मेरिक जूस है, मतलब हल्दी वाला जूस। तो ये बेसिकली सबको पता है हल्दी कैसा दिखता है, हल्दी तो भैया येलो कलर का दिखता है। तो बेसिकली ये न्यूट्रल स्टेट में येलो दिखेगा, और जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी ये येलो रहेगा। पर हाँ, बेस से जैसे ही आपने इंटरैक्ट किया इसको, तो ये रेड कलर या डीप ब्राउन कलर का सॉल्यूशन जनरेट कर देगा। सिंपल। ये जो है बच्चों फिनोप्थिलीन, ये एक इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे हम यूज करते हैं। और हमारे लेबोरेटरी में जब आप लोग साइंस के लैब में जाएंगे, स्पेशली केमिस्ट्री के लैब में, तब आप देखिएगा, आप टीचर से पूछना कि फिनोप्थिलीन दिखा दो मैम, फिनोप्थिलीन दिखा दो सर, तो वो आपको दिखाएंगे। फिनोप्थिलीन एज वेल एज मेथिल ऑरेंज, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं बच्चों। फिनोप्थिलीन जब एसिड से रिएक्शन करता है तब वो कलरलेस रहता है। तब वो क्या रहता है, कलरलेस, मतलब कोई कलर शो नहीं करेगा, एसिड से उसको लेना देना ही नहीं है। पर हाँ, बेस के साथ बच्चों वो क्या बनाएगा, पिंकी को लाएगा, पिंक कलर। पी से फिनोप्थिलीन, पी से पिंक। ठीक है, एसिड के साथ फिनोप्थिलीन कोई कलर नहीं, याद कर लो साथ में, और बेस के साथ पिंकी कलर, पिंक कलर आएगा। और अगर मेथिल ऑरेंज की बात करें, अनदर इंपॉर्टेंट एसिड बेस रिएक्टर, ये नेचुरली तो ऑरेंज कलर का रहता है, इसीलिए नाम ही क्या है बच्चों, मेथिल ऑरेंज। तो न्यूट्रल स्टेट में कैसा स्टेट, ऑरेंज कलर। बट एसिड से रिएक्ट करके ये रेड हो जाता है, और बेस से जब इंटरैक्ट करता है तो येलो हो जाता है। तो दे आर सम इंपॉर्टेंट एसिड बेस रिएक्टर। आपको बच्चों ये सारे एसिड बेस रिएक्टर दिमाग में स्टोर रखने हैं कि कौन सा रिएक्टर
कौन सा कलर एसिड के साथ और कौन सा कलर बेस के साथ देता है, और उसमें भी फिनोल्फ्थालीन और आपका मेथिल ऑरेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये इंडिकेटर वाला पार्ट आप सब समझ गए। इनका काम ही है एसिड और बेस को इंडिकेट करना, एक्सप्लेन करना कि यार ये कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कब कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। अब बच्चों आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को लिस्ट रखा है। एक एक केमिकल प्रॉपर्टी को हमको डिटेल में जाके सीखना है ना, अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? रिएक्शन विथ मेटल। तो चलिए आ जाइए प्यारे डियर स्टूडेंट, हम रिएक्शन करेंगे। पहला रिएक्शन है हमारा, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो कोड याद रखिएगा, क्या कोड? कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो क्या फॉर्म करता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो मेटल सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटेलिक सॉल्ट। और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, इवॉल्व करेगा। सिंपल एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है HCl, और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया बच्चों सोडियम मेटल के साथ। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, सबके 2-2 मोल्स ले लेता हूँ। सिंपल। तो जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट होगा, आपको पता है 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड, जो क्या है अपने आप में एक सॉल्ट है, वो बना। कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे, इसलिए क्या निकला? H2। आप सब जानते हो हाइड्रोजन क्या है? एक डाई एटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए हमेशा आपको क्या बनाना है? H2 बनाना है। इसीलिए तो सबको 2-2 मोल्स किया ना मैं। इजी। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो हमारे पास अभी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ कर दिया, तो ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बना लेगा। और वो मैग्नीशियम का सॉल्ट क्या बन गया? MgSO4। और साथ में ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, ये रिमूव हो गए। तो कभी भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा जनरली, तो क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल और ले लो मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है कि मेरा नाइट्रिक एसिड है। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है। और इसका रिएक्शन मैंने पोटेशियम मेटल से करा दिया। तो इसके 2 मोल्स ले लो, इसके भी 2 मोल्स ले लो। क्यों 2 मोल्स ले लूंगा मैं? क्योंकि हमको पता है हमें तो H2 इवॉल्व करना है। ओके, तो 2 टाइम्स पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव। पर क्या हर बार हर एसिड मेटल से रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन निकालती है क्या? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सा मैं आपके सामने और एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। कि मान लीजिए मेरे पास HCl है, ठीक, और मैंने ना इसका कॉपर से रिएक्शन कराया, तो सीधी सी बात है कॉपर का सॉल्ट CuCl2 बन जाना चाहिए, और H2 गैस बाहर निकल जाना चाहिए। पर याद रखना बच्चों, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब कहानी में ये ट्विस्ट क्यों आया? ये कोई रिएक्शन नहीं का केस क्यों आया? तो याद रखना कि एसिड में क्या है? हाइड्रोजन। और मेटल क्या कर रहा है? मेटल हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है ना, उसके साथ ना बॉन्डिंग कर ले रहा है, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो रहा है। मेटल हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। और कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को तो केवल तभी डिस्प्लेस कर सकता है ना, जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। कुछ स्पेशल मेटल्स ऐसे हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी बच्चों हाइड्रोजन से कम होती है, और वो मेटल ऑब्वियस सी बात है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो सीधी सी बात है कि वो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। और ऐसे मेटल कौन से हैं? तो आप लोग को एक पूरा लिस्ट याद करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने उसका लिस्ट कराया था, बट बच्चों आपको वो लिस्ट याद भी ना रहे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कोड सिखा रहा हूँ। आप आलू चाप तो खाते ही हो, बड़े पसंद से खाते हैं समोसे और आलू चाप। तो आप बच्चों चाप याद रखो। क्या याद रखो? चाप, CHAAP। क्या हो गया? चाप। अब करना कुछ नहीं है, यहां U लगाना है,
यहां यू लगाना है, या ऐसा कर लो, लास्ट वाले को हटा दो, ठीक है, पी को हटा दो, ऊपर यू नीचे यू, बीच में जी, यहां भी जी। तो ये जो मेटल्स हैं, ये 5 मेटल और लास्ट में टी, ये 5 ऐसे मेटल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम रहती है, ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इसलिए हम लोग इनको कॉइन मेटल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम से भी क्या रहती है, लेस रहती है। तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी लेस है कि वो हाइड्रोजन को कभी डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते। तो अगर आपकी एग्जांपल में कॉपर आया है, तो कॉपर के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बोले तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लूंगा। इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या आया, नो रिएक्शन। अगर मैं इसकी जगह गोल्ड लगा देता तो भी नो रिएक्शन। सिल्वर लगा देता तो, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सबसे अच्छा रिएक्टर नहीं है, नहीं मतलब सबसे अच्छा रिएक्टिंग मेटल में नहीं काउंट होगा, ओके। उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम होती है। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग समझ पाए। फर्स्ट जो हमारा था रिएक्शन विथ मेटल, होप तो सारे स्टूडेंट को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी लेकर, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ओके। तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड अगर देख रहे हैं तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे किसी एसिड के साथ, एसिड का ही तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो याद रखना यहां भी बच्चों बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट के प्रोडक्शन के साथ साथ रिमूव होगी वो है वाटर। क्या रिमूव होगा, वाटर। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। एक बात बच्चे आप हमेशा जानेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये सारे मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और एक बेस का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तब आप सबको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ही तो जनरेट होता है। तो कॉमन सा कोड है, मेटालिक ऑक्साइड आया बच्चों मतलब एसिडिक कंपाउंड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आ गया बच्चों बेसिक सॉरी, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक। तो हमको एसिड से रिएक्ट कराना था, तो क्या मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कराऊं क्या, कैसे कराऊंगा, एसिड तो खुद एसिडिक है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, इसलिए जनरली एसिड से आप रिएक्ट कराएंगे मेटल ऑक्साइड को, और नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आप कराएंगे बेस के साथ, क्लियर। और हर बार क्या बनेगा, सॉल्ट एज वेल एज वाटर, क्लियर। जैसे देखो यहां पर मैंने बच्चों आपके लिए HCl डाल दिया, तो भैया वाटर बनाने के लिए तो इसको 2 मोल करना पड़ेगा। क्या बना यहां से, CaCl2 प्लस ऑफ H2O, वेरी इजी, है ना आसान। या मान लो मैंने आपके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया और इसका रिएक्शन मैं कह रहा हूं आप H2SO4 से करा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप याद रखो वाटर निकालना है, तो यहाँ का H2 यहाँ का O क्या चले गया, H2O, बचा कौन, बचा यहाँ से मैग्नीशियम और यहाँ से सल्फेट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, ठीक है। तो ये सेकेंड रिएक्शन भी आप सबको समझ में आ ही गया। नेक्स्ट आगे आएंगे बच्चों मेटल का थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। थर्ड रिएक्शन में हम आ गए, और थर्ड रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा, तो जब भी हम लोग एसिड का रिएक्शन प्यारे बच्चों मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करेंगे, मेटल बाइकार्बोनेट, ये कोड याद रख लेना, ठीक। जब एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से हुआ तो क्या बन रहा था, वाटर। वाटर को पहले बाहर कर देना, बाकी जो बच जाता है उसको ऐड कर देना, कहानी खत्म। यहां भी याद रखना कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से होता है तो बच्चों पहले तो आप लोग सॉल्ट बनाएंगे, मेटेलिक सॉल्ट, प्लस उसके साथ वाटर भी बनता है और एक और चीज बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। जैसे देख लो, मान लो मेरे पास बच्चों यहाँ पर HCl है, ठीक है, 2 मोल्स ले लिया। अब मैंने इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कर दिया, ये एक मेटेलिक कार्बोनेट है, ओके, मेटेलिक कार्बोनेट है। जब इसका रिएक्शन हुआ, दोनों एक्वस एक्वस फॉर्म में है, आपस में रिएक्ट कर गए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो 2NaCl बाहर, बड़ी प्यार से बाहर, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो चलिए 2 हाइड्रोजन H2 लिखा। यहाँ कितने ऑक्सीजन थे बच्चों, 3, तो एक ऑक्सीजन मैंने यूज कर लिया, तो ये हो गया H2O। अब क्या बच गया है, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, तो वो क्या बना, CO2। आया बात समझ में, कि जब मेटालिक कार्बोनेट का रिएक्शन आप लोग एसिड के साथ करोगे, तो इस बार सॉल्ट तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर देना है। याद रहेगा ट्रिक, ओके, ट्रिक नहीं है, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट ही है, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए दे दिया H2SO4, और हम बोल रहे हैं इस बार इसका रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट से करा दो, तो सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है, यहाँ कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, और साथ में वाटर बाहर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो बच्चे ये जो है ना, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। ये भी क्या था बच्चों, ये भी था एक मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, कैल्शियम का कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है ना। बट अब है बारी हमारी मेटल बाइकार्बोनेट्स की, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है, सॉल्ट वाटर और H2O, सॉरी, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होगा। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अब है HCl, ओके, अब मैं इस बार बच्चों आपसे रिएक्शन करने बोल रहा हूं NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ओके। तो इस बार क्या होगा, इसके दोनों के ना 2-2 मोल से ले लो। बाइकार्बोनेट के केस में आप हमेशा 2 मोल से ले लेना, और उससे जो बाहर निकलेगा, यहाँ 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन, तो 2NaCl बाहर, सॉल्ट बन गया मेरा। और क्या बनेगा, तो ध्यान देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन को मैं 2H2 लिखूंगा। ऑक्सीजन अगर काउंट करता हूं तो हमें टोटल ऑक्सीजन मिल रहा है 6, 3 इंटू 2 6, उसमें से 2 ऑक्सीजन मैंने यहां दे दिया, मतलब 2H2 बन गया। अब बचा क्या है, 4 ऑक्सीजन, तो और कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन 2 है, तो दिस इज 2 टाइम्स CO2 जनरेट, तो बना इस बार भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे लगता है कि मेटल का सॉरी एसिड का मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ आप लोग को रिलेशन क्लियर हो गया। इस बार जो रिएक्शन हुआ वो किसके साथ हुआ, मेटल बाइकार्बोनेट, ओके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। इस रिएक्शन का ही नाम सबको याद रहता है ना, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ इंटरैक्ट करे, रिएक्शन करे, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मुझे लगता है ये रिएक्शन सबको याद भी रहता है, कि जब एसिड का रिएक्शन प्यारे बच्चों बेस के साथ होता है, तब आप सब जानते हैं कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर, ठीक। कौन सा रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने इधर से एक एसिड लिया HCl और इधर से एक बेस लिया NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों को बैलेंस करने के लिए 2-2 मोल्स कर दीजिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। वो वीडियो बहुत पहले बना था, एक लंबे समय से मैं नहीं बना पा रहा था, माफी चाहूंगा। पर अब पूरा का पूरा सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं करा देता ना आपके क्लास 10th साइंस का, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपका भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है कि नहीं, मिल के काम करना है। तो इस बार क्या होगा भैया, 2 टाइम्स NaCl बाहर, प्लस यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 टाइम्स H2, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स H2O।
बन गया बैलेंस। ये क्या बना, सॉल्ट, ये बन गया वाटर, ये था हमारा बेस, और ये रही आपकी एसिडिक कंपाउंड। सिंपल। या मान लीजिए बच्चों मैंने H2SO4 दे दिया, अब मैं कह रहा हूं इसका रिएक्शन आप लोग करा दीजिए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अपने आप में एक वीक बेस है। किसकी तरह रोल प्ले करता है, वीक बेस। तो क्या होगा, यहां पर जो सल्फेट आयन आता है ना, इस पे 2 आता है, -2 चार्ज, तभी तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा था। और अमोनियम आयन पे OH माइनस अलग होगा, NH4 पे +1 चार्ज आएगा, इस पे +1 है, सल्फेट में -2 है, तो बैलेंस करने के लिए ना आपको इसके सामने 2 लगाना पड़ेगा, ताकि ये +1 2 टाइम्स रहे, तभी तो सल्फेट से बैलेंस हो। और आपस में जब जुड़ जाएंगे ना, तब ये बना लेंगे अमोनियम सल्फेट। ये क्या है मेरा, अमोनियम सल्फेट। और यहां से 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 टाइम्स H2O बाहर। ये बना मेरा अमोनियम सल्फेट, जो कि क्या है अपने आप में बच्चों, सल्फेट, एक सॉल्ट है। ठीक, तो ये था आपका कौन सा रिएक्शन, जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट किए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड और बाइसल्फाइड। एसिड का रिएक्शन इस बार किससे करना है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ करना है। चलो बच्चों, अब एसिड बेस का हम फाइनल रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और ये फाइनल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। ओ एक्चुअल में सल्फाइड कीजिए इसको, मेटल सल्फाइड और सल्फाइड विथ एंड बाइसल्फाइड। ओके, चलो आ जाओ, कैसे रिएक्ट करना है इसको, तो ध्यान देंगे कि जब एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ होता है, तो इससे क्या बनेगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा, नो डाउट, फिर व्हाट, H2O, हमेशा की तरह। अभी आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कौन सा गैस रिलीज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसलिए सल्फाइट या बाइसल्फाइट में प्यारे बच्चों आप क्या रिलीज करेंगे, SO2। सिंपल सी बात है, सल्फर वाला डाइऑक्साइड, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कार्बन का डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइट और बाइसल्फाइट में सल्फर का डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल है, एकदम याद रहने वाला है कि नहीं। चलो आ जाओ, इसके एग्जांपल्स को भी कवर कर लिया जाए। मान लो बच्चों मेरे पास कैल्शियम सल्फाइट है, जो कि सॉलिड स्टेट में ही रहता है, इसका मैंने HCl से रिएक्शन करा दिया, जो एक्वस स्टेट में है 2 टाइम्स। तो जब ये रिएक्शन होंगे, तो पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ का मेटल यहाँ के क्लोरीन के साथ CaCl2 बना लेगा, और ये आपका सॉलिड या एक्वस फॉर्म जो भी रहेगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया। और क्या बाहर निकल रहा है, H2SO3। H2SO3 को बच्चों आप 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो कौन बना लेगा, वाटर, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, SO2 गैस। तो बनाना वाटर एंड SO2, आया समझ में, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, उसी से H2O और SO2 बना। अच्छा, सल्फ्यूरस एसिड मैंने बोला तो एक कोड याद रखा देता हूं मैं आपको बच्चों, ये नोट करके पॉइंट याद रख लेना, नोट करके। अच्छा, पहले एक एग्जांपल तो और करा दूं कम से कम, चलो बच्चों को एक एग्जांपल और करा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट है, और मैंने इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया, नाइट्रिक एसिड के साथ, एक्वस स्टेट में। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट अलग से निकल जाएगा, और वाटर H2SO3 बनेगा, जो वाटर और SO2 में टूट जाएगा। इजी। नोट करके बच्चों ये चीज याद रखना कि आपको ना अगर H2SO4 दिया है, क्या दिया है, H2SO4, और यहां आपको दिया है H2SO3, ठीक, तो यहां याद करने वाली बात क्या है कि H2SO4 को हम बुलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हम सारे ना एसिड का नाम रटते बैठते रहते हैं, पर जरूरत नहीं है बच्चों। एक इक एसिड आईसी लगा ना, इसलिए एक इक एसिड में से जब भी एक ऑक्सीजन कम होगा तो वो अस एसिड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अस एसिड। तो भैया ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों सल्फ्यूरस एसिड। आया बात समझ में। तो H2SO3 को मैंने सल्फ्यूरस क्यों बोला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही समझना। H3PO4
और यहाँ है हमारा H3PO3, सिमिलरली HNO3, और यहाँ हो रहा है HNO2। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग करना है, ठीक। तो बच्चों H3PO4 फॉस्फोरक, यहाँ सल्फर था इसलिए सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरस है तो ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड में से जैसे ही एक ऑक्सीजन कम हुआ, अब आप सब जानते हो कि अब आप इसको क्या बोलोगे, फॉस्फोरस एसिड। इसे हम नाम देंगे फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ठीक। ऐसे ही इसका नाम बच्चे बच्चे को याद रहता है, क्या एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम हो गया तो आप सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा कि सर अब आप इसको बुलाने वाले हो नाइट्रस एसिड। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें 6 एसिड के डिफरेंट एसिड के नाम याद हो गए। एक ऑक्सीजन जब भी एसिड से कम हो जाता है तो एक एसिड से क्या बनता है, अस एसिड बनता है, ठीक है, अस एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, नाइट्रिक नाइट्रस, सिंपल। चलो, तो हमने एसिड के तो सारे प्रॉपर्टी डन कर लिए भाई, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हो गए कवर। अब हम बच्चों पढ़ेंगे क्या, तो अब चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एसिड को तो हमने किया कंप्लीट, अब बारी है बेस की। चलो, तो बेस का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, तो वो कहता है रिएक्शन विथ बेस। अच्छा, बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, विथ मेटल्स, सिंपल। देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है भाई ये। तो चलिए, अगर मैंने किसी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराया जिसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी हो, तो आप समझिएगा एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता था तो क्या बनता था, एसिडिक सॉल्ट, और क्या निकलता था, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता था, हाइड्रोजन गैस। यहाँ बच्चों मेटल के साथ जब बेस का रिएक्शन होगा ना, तो इस बार जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, और बिल्कुल एसिड की तरह यहाँ भी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सिंपल है, एसिड वाला करो, बेस वाला तैयार होते जा रहा है। और साइंस को ऐसे ही पढ़ना है ना, रिलेट कर करके, नहीं तो रटते बैठेंगे ना तो भैया 2-3 पाउंड का तो दिमाग है, कितना स्टोर कर लेगा, है कि नहीं। समझ के चलो बच्चों। एग्जाम्पल देख लो, मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 2 मोल्स, और इसका रिएक्शन मैंने जिंक मेटल के साथ करा दिया, ओके। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आप बनाएंगे, पहले तो आप हाइड्रोजन को बाहर कर दो, ठीक, और जो भी चीजें बच गई उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दो बच्चों। तो 2 है सोडियम तो Na2, जिंक है सिंगल, और ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो दिस इज Na2ZnO2। और इस कंपाउंड को बच्चों हम नाम देते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, याद रहेगा। तो ये क्या है, अपने आप में बेसिक सॉल्ट है, और कौन इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल एसिड की तरह इसका भी रिएक्शन हुआ। यहाँ एक और चीज बच्चों याद रखना, मैं यहाँ पर नोट करा के आपको एक पॉइंट करा देता हूं। आपने देखा कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ, कुछ मेटल्स का, तो उन्होंने क्या बनाया था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव किया। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल भी कुछ होते हैं बच्चों जिनको हम नाम देंगे एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल्स। और एम्फोटेरिक मेटल्स एक्चुअल में क्या है, तो ये खास टाइप के मेटल्स हैं। इनका काम क्या है, तो ये काम याद रखना कि रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, चाहे ये एसिड से रिएक्ट करे या बेस से रिएक्ट करे, इवॉल्व H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिमूव ही करेगा। और एम्फोटेरिक मेटल नाम आते ही बच्चों याद रखना, इसमें कौन आ जाता है, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, ये टिन एंटीमनी, और जनरली हम लोग कई बार लेड भी ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये सारे जो मेटल्स रहेंगे ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, एक आध दो और रहते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक मेटल। मतलब चाहे ये एसिड से रिएक्ट करे, चाहे ये बेस से रिएक्ट करे, इनको तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल के ही मानना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और इनके जो ऑक्साइड भी रहेंगे ना, इन मेटल के ऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ना तो एसिडिक कैरेक्टर के होंगे, ना ही बेसिक होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी होता है। लाइक सेमी मेटल, सेमी मेटल क्या होते हैं या मेटलॉइड क्या होते हैं? एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी नाम लूं तब समझ लेना वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, या वो दोनों नहीं कहलाएगा। ओके, कंफ्यूजिंग होगा ये वर्ड। चलिए बाय बोलते हैं इसको। तो पहला रिएक्शन हो गया डन। दूसरा रिएक्शन बोल रहा है रिएक्शन विथ एसिड। तो सबको पता है कि अगर एक बेस का रिएक्शन एक एसिड के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये भी सबको याद है। और बनता क्या है, ये भी सबको याद है। ये क्या कहलाता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कहलाएगा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी तो पढ़े थे, एसिड का बेस से कराओ चाहे बेस का एसिड से कराओ। खीरा तरबूजे पे गिरे या तरबूजा खीरे पे गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है। खीरा बोल रहा हूँ, चाकू चाकू, चाकू तरबूजे पे गिरे चाहे तरबूजा चाकू पे गिरे, कहावत है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए देखिएगा, मान लीजिए मैंने बेस में ले लिया NaOH और यहां से बच्चों मैं ले रहा हूं HCl, दोनों एक्वस फॉर्म में है। ओके, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बन गया आपका सॉल्ट, NaCl का सॉलिड सॉल्ट, प्लस यहाँ का H और यहाँ से OH, वापस क्या निकला, वाटर एज अ लिक्विड। आया समझ में? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, और एग्जांपल देखना है। लीजिए हमने आपके सामने दे दिया अमोनियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या एक बेस है। कैसा बेस है सबको पता है, वीक बेस का रोल प्ले करता है ये। ओके, प्लस इसका रिएक्शन हमने करा दिया बच्चों H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि सल्फेट पे हमेशा चार्ज आता है -2 और अमोनियम आयन पे चार्ज आता है +1। मतलब इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी 2 ले लीजिए। ठीक है, +2 -2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 ले लिया। ओके, इसका 1 इसका 2। अब करना क्या पड़ता है, करना पड़ता है क्रॉस, ऐसे क्रॉसिंग करना पड़ता है और उससे जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, NH4 ट्वाइस SO4। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों ये जो होता है ये कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से मैंने सारी बातों को कवर की हुई हैं। तो आप उस चैप्टर को जरूर देखना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स अमोनिया चाहिए, इसलिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का। और मेंटेन कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका अमोनियम सल्फेट का एक सॉल्ट और साथ ही साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर एज अ लिक्विड। ठीक, तो ये रिएक्शन भी आप सबको समझ में आया, चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे चाहे बेस से एसिड से रिएक्ट करे, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट यहाँ जनरेट होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके डन, हम भी कर दे रहे हैं डन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया डन। तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन हम बेस के लिए अगर देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। चलिए आ जाइए तो थर्ड रिएक्शन को देखने। ये सेकंड था, ये फर्स्ट टाइप है एंड द लास्ट वन इज फोर्थ। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि अगर बेस का रिएक्शन इस बार किसके साथ कराना है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराना है। मैंने आपको ये बात तो पहले ही बोली ना कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो लिटरली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये किस नेचर के होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। मतलब अगर बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सबको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या बनेगा, वाटर। कहानी खत्म। अभी जो पढ़े थे उसी को यूज करना है। तो साइंस यही है, दिमाग डेवलप करो, हर टाइप का सवाल लगना आने लगेगा अपने आप। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ना बेस ले लिया NaOH और इसका मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड
कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया। किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉट मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पी ब्लॉक की जो ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। तो अब होगा क्या? अब सिंपली यहां से सॉल्ट बनने वाला है। तो ये जो सॉल्ट बनेगा और क्या बाहर निकलना है? वाटर। तो मान लो ये 2 टाइम्स हो गया, वाटर निकाल दिया मैंने, H2O, H2O बाहर चले गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो मिलेगा बच्चों, वो क्या मिल जाएगा? तो वो एक सॉल्ट मिलेगा। किसका सॉल्ट? सोडियम और कार्बन से जनरेटेड सॉल्ट, दैट इज 2 मोल्स ऑफ सोडियम था ना, तो Na2, सिंगल कार्बन है तो C। ऑक्सीजन काउंट करो थोड़ा सा, तो टोटल कितने ऑक्सीजन थे हमारे पास? यहाँ 2, यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन थे। वाटर में 1 ऑक्सीजन जा चुका है, तो बच गए हैं कितने? 3। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के तौर पे भी लेंगे अगर इसके साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए। तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज द वॉशिंग सोडा, सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये अपने आप में क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट वाले चैप्टर ने, इसी चैप्टर का पार्ट है सॉल्ट, उसको सॉल्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों, जब भी कोई भी मेटल बेस का रिएक्शन आप लोग नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओगे, तो आप भी समझ पा रहे हो कि वहां क्या मिलेगा आप लोग को? सॉल्ट विथ वाटर। ठीक, ऐसे ही मान लो हमारा एक और रिएक्शन हो जा रहा है। क्या रिएक्शन हो जा रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, ये भी अपने आप में क्या, एक बेस है। और इसका रिएक्शन अब मैं कर दे रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप लोग वाटर बाहर करो। वाटर बाहर हुआ, ठीक, मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर, 1 ऑक्सीजन बाहर। यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन बचा है, और एक कार्बन, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, और साथ ही साथ वाटर रिमूव हो गई। तो ये चीजें रहेंगी, याद करनी रहेंगी आपको। चलिए एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब आ रहे हैं बच्चों 4th प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हैवी मेटल सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। हैवी मेटेलिक सॉल्ट, इसका मतलब समझ लेना कि मेटल सल्फेट आ जाएगा, मेटल क्लोराइड आएगा, वो भी हैवी वाले ना, आयरन और के साथ वाले, ओके। तो यहां पर हम लोग को मान लीजिए एग्जांपल में मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, और इसका रिएक्शन में किसी एक बेस के साथ करा रहा हूं, लाइक NaOH के साथ करा रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, यहां आप लोग को भी पता है कि फिर से एक क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, और उस सॉल्ट के साथ साथ आप लोग फिर से क्या रिलीज करेंगे? तो ध्यान से समझना बस, यहां सोडियम, देखो ये मेटल है, मेटल मतलब पॉजिटिव, और सल्फेट पे क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। यहाँ भी मेटल है पॉजिटिव, और इस पे OH पे क्या है? नेगेटिव। मतलब इसका पॉजिटिव वाले इसके नेगेटिव से अटैक करेगा। तो Zn पे सबको पता है +2 चार्ज है, OH पे पता है -1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? ZnOH ट्वाइस। ठीक, अब बात आती है सोडियम का, इसके प्लस का इसके माइनस, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है ना। तो सोडियम का रिएक्शन आप लोग करा रहे हो SO4 -2 के साथ। तो अगेन इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस किया मैंने बच्चों, क्या मिला मुझे? Na2SO4। मतलब 2 सोडियम आने चाहिए, तो सामने 2 का मल्टीप्लाई। बैलेंसिंग करने का तरीका देखो। अब ये क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आ गया हमारा एक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, प्लस ZnOH ट्वाइस, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आप लोग को केमिकल रिएक्शन को क्या करना था? बैलेंस। ओके, चलिए ये पूरा कहानी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल अगर लेना चाहो, मान लो मैंने FeCl2 ले लिया, आयरन क्लोराइड, और इसका रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ KOH के साथ करा रहा हूँ। मैं किसके साथ करा रहा हूँ? KOH के साथ। तो हम सबको फिर से पता है कि आयरन मेटल है प्लस, क्लोरीन पे माइनस, यहाँ ये मेटल है प्लस, हाइड्रोक्साइड पे क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ देख लीजिए, येलो कलर में दिखा दे रहा हूँ मैं इसको, रिएक्शन कैसे कैसे होगा। ये तो पहले वाले का था, कहानी इसका खत्म है। यहाँ देखो, आयरन का रिएक्शन पहले पोटेशियम का क्लोरीन के साथ करा लो ना, के पे है प्लस, क्लोरीन पे है क्या? माइनस। तो ये 1 है, इसका भी 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, सब क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, KCl बनेगा। क्या बन रहा है? KCl बन रहा है। ओके,
पर ध्यान देना ना बच्चों, यहाँ कितने Cl थे बच्चों, 2 थे, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया, पोटेशियम के सामने भी 2 लग गया। ओके, अब बचा आयरन और 2OH, तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कभी भी जो हैवी सॉल्ट आएंगे वो बेस से रिएक्ट करके मेटल अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट होंगे और सॉल्ट बनाएंगे। तो ये था, इसको भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एसिड बेस से रिलेटेड पूरा का पूरा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हमने डन किया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू के क्वेश्चन क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि ये केवल क्लास 10th नहीं, जब आप हायर स्टडी करेंगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो एक बार सीखना है और उसको कई बार यूज़ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुद का खूब ख्याल रखो, खूब पढ़ाई करो। जय हिंद।